अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, कैसे हैं आप तमाम हमारे चाहने वाले। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है सब खैरियत से होंगे। आपको जैसा कि पता है मास्टर क्लास का ये 3rd वीक चल रहा है और 3rd वीक का आज तीसरा दिन है। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हुमैरा नाज मौजूद हैं और हमारे साथ आज एक और वर्किंग वुमन मौजूद हैं जिसका इनका नाम है अबीरा जाहिद, और ये जो हैं ये CEO है मीर मैरिज कंसल्टेंट की। शादियां करवाती हैं। मैं भी इनसे पूछ रही थी कि शादियां तो आप करवाती हैं लेकिन कामयाब भी होती हैं, बिकॉज आजकल तो अल्लाह रहम करे क्या क्या हो रहा है, ना लड़कियों में सब्र है ना लड़कों में पेशेंस है। तो कह रही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो सारी जो कुछ मैंने अभी तक कराया है वो कामयाब है। अल्लाह करे भाई अल्लाह हमारे तमाम बच्चों को हमेशा खुश और आबाद रखा करे। तो वेलकम करते हैं इनको मिसाल मॉर्निंग्स पे। क्या हाल है हमारा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कितने अरसे से ये काम कर रही हैं? मुझे 10 इयर्स हो गए हैं। तो पहले स्टार्ट में मैंने पाकिस्तान से काम करना शुरू किया, मतलब पाकिस्तान के लिए भी करती थी। अब एक्सपीरियंस ज़्यादा होता गया तो अब माशाल्लाह अब्रॉड के डील करती हूँ, US, कनाडा। नहीं तो आप मुझे बताएं आप लड़कियां ढूंढती कहाँ से? हमारे एक तो लिंक्स हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें माशाल्लाह थाउजेंड्स मैच मेकर्स हैं, तो वहाँ हम लोग मिल के वर्क करते हैं। तो प्रॉपर जो हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम मैच बना के फिर अपने क्लाइंट्स को सेंड करते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आपने एक दफ़ा लड़के लड़की को मिलवा दिया, लड़के लड़की के घर वालों को मिला दिया, देन यू आर आउट, फिर उनकी मर्जी, फिर उनका जिम्मेवारी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बातचीत पक्की हो जाती है और फिर शादियां हो जाती हैं माशाल्लाह। कुछ फैमिलीज़ तो मेरी ऐसी हैं कि मतलब आउट नहीं करते, वो तो शादी के बाद भी कांटेक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं माशाल्लाह। तो एक फ़ैमिली का अगर करवाती हूँ तो माशाल्लाह उन्हीं के ख़ानदान से और भी रिश्ते आ जाते हैं कि मामू का बेटा है या खाला की बेटी। तो इस तरह एक पूरा एक सर्कल बन जाता है, एक कम्युनिटी बन जाती है, फैमिली फ्रेंड्स सब एज अ फ्रेंड हो जाते हैं वो सब। ओके। तो आज जो हम पहला सवाल करेंगे हुमैरा से। हुमैरा, आपको बताना है मुझे कि एक वर्किंग वुमन को फैमिली से किस हद तक सपोर्ट एक्सपेक्ट करनी चाहिए? अब सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये बताऊंगी कि ज़िंदगी एक औरतनामा है और औरत से ही फैमिली बनती है। एक फ़र्द वाहिद वो होती है, फिर अफराद बनते हैं, फिर ख़ानदान बनता है, फिर आगे चल के वो कौम बनती है जिसको हम फिर सिस्टम में लेकर आते हैं। तो औरत से जो फैमिली बनती है बेसिकली ये होता है कि पहली बात तो ये है कि औरत से औरत का ही मिलाप होता है। ज़ाहिर है सास देखने जाती है बहू को, जब लड़की पसंद करते हैं तो उससे औरत से ही ताल्लुक़ होता है। तो पहली बात तो ये कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए फैमिली के साथ। जब आप नई फैमिली में आ रहे होते हैं उन लोगों के साथ बहुत अच्छा आपका बर्ताव होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप मर्ज हो जाएं। और सबसे बड़ी बात अभी आपने जो कही बर्दाश्त, ये बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। और ये एक जब आप एक तो सोशल में जब आप गैदरिंग में जाते हैं तो आपको फिर पता चलता है कि बर्दाश्त कितनी मायने रखती है। एक तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में भी बर्दाश्त आती है। तो बर्दाश्त तो हमारे मेरे ख़्याल से इस्लाम में भी है कि हमें बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमारे अंदर हम खुद पैदा नहीं करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन एक साथ आएगा ही नहीं, कभी भी मैच नहीं करेगा। बर्दाश्त करना सीखना चाहिए और बर्दाश्त से ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ बर्दाश्त, और दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कहती कि कोई एक ही बर्दाश्त करे, चाहे वो इन लॉज हों, चाहे वो आपके अपने हस्बैंड हों, चाहे आपके बच्चे हों, सब में बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये है कि एक फैमिली बनाती है औरत ही बनाती है, औरत से ही ताल्लुक़ होता है। और वर्किंग वुमेन पे ज़्यादा बर्डन आता है इस चीज़ का। तो अब औरत ने क्या होता है वर्किंग वुमेन में ये है कि उसने अपने बच्चों को भी देखना है, मियाँ को भी देखना है, ससुराल वाले अगर साथ आपके रह रहे हैं उनको भी देखना है और अपने आप को भी देखना है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो वो अपने आप को देखे। अपने आप में वो अगर एक्टिव है, हेल्दी है तो ही इन सब चीज़ों को लेके चल सकती है। अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें और फिर आगे जो भी आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं जो रिश्ते, मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी कि अपने काम को आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यही अपना पहले ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले देखें अब इस चीज़ के लिए मैं खुद
मेरे ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां पड़ चुकी हैं और मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर करूँगी कि एक औरत पे जब सारी चीज़ें पड़ती हैं, जब वो वर्किंग वुमेन भी है, उसे बच्चों को भी देखना है, तो सबसे पहले तो वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, क्योंकि वो अगर हेल्दी होगी, अपनी सेहत को देखेगी तो फैमिली को लेके चल सकेगी। सबसे पहले उसकी ज़िंदगी में मियाँ और बच्चे होते हैं जो आते हैं, आपने उनका ख्याल रखना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो वर्किंग वुमेन का मैं ये कहूँगी कि अपने काम को एक प्लानिंग के तहत लेके चलना चाहिए, चाहे वो आपका सुबह का काम हो, दोपहर का हो, रात का हो, जो भी करना है, तो आपने उसका स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। वर्क मैनेजमेंट आप किस तरह करें मतलब? हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट देखें आप, ये भी अपने हाथ में है कि किस तरह, मैं जिस तरह होती थी, अब छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ तो बाहर निकलना ज़रा मुश्किल होता है, फुल टाइम जॉब होता है, वो फुल टाइम जॉब होती है, वो उसके लिए तो आपको या तो आप, अब आजकल तो ऐसा हो गया है कि जी जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ कोई नर्सरी है, बहुत छोटे बच्चे हैं तो आपने उनको वहाँ डाल दिया, या आपके घर में कोई इन लॉज हैं तो आप उनके हवाले करके जाते हैं बच्चे की। लेकिन आजकल बच्चों को मैंने देखा है, मतलब लड़कियों को देखा है ख़ास तौर पर, वो अपने बच्चे के लिए बड़ी पॉजिटिव हो जाती हैं। वो किसी का वो ये नहीं सोचती कि कोई उनके बच्चे का ख्याल रख पाएगा नहीं पाएगा। दिन में 10 स्पेशली मैंने देखा है सासों के ऊपर भरोसा नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही क्यों? है। Very बस wrong। सबको अपना समझना चाहिए और फिर एक इसी से झगड़े स्टार्ट होते हैं ना। बिल्कुल, बस समझदार जो औरत होगी वो जाहिर है। देखिए, सास और बहू का जो रिश्ता होता है वो एक नया रिश्ता जुड़ता है, वो भी एक माँ है, मैं कहती हूँ 100%। इसका भी एक्सपीरियंस मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहू को जब लेकर आई थी, मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि बहू किचन हांडी संभालने आ रही है। Of course, she's not your maid। बिल्कुल, ये अगर दिमाग से आपके निकल जाए कि वो घर के काम करने नहीं आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता देखें, नई बंदी जो घर में आती है उसको 1 साल का टाइम पीरियड लगता है एटलीस्ट घर में एडजस्ट होने के लिए। वो आपके जाहिर है आपका जो माहौल है उसका अलग था, वो जब आती है आपके माहौल में ढलने के लिए आपको उसके अपने साथ एडजस्ट करना होगा, और प्यार से जो काम हो सकता है वो गुस्से से नहीं हो सकता। 100%। बिल्कुल। अच्छा, फिर परेशानियों पर परेशान होने के बजाय ऐसा क्या किया जाए कि हमें उसका हल मिल जाए? आप बस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखें, परेशान जब इंसान परेशान होता है ना तो बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर देता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले तो अगर कोई आपके पर ऐसी चीज़ आ गई है कि कोई बर्डन आ गया है, परेशान है कि उसको मैं किस तरह मैनेज करूँ, तो सबसे पहले काम डाउन हो जाएं, गहरे सांस लीजिए, योगा की थोड़ी सी थेरेपी कीजिए, उसके बाद बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिए कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी हैं। अब हमने, अगर हमारे ऊपर ये है कि जी अभी ये भी करना है, ये भी करना है, तो एक साथ सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती। और हमारा, मैं ये समझती हूँ हमें परेशानियों को दूसरों पे नहीं डालना चाहिए। एग्जैक्टली, यू नो, यू शुड रियलाइज़ कि हाँ हमारी तरफ से ही शायद ये परेशानी आई हो, तो हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ के इसको हल करें। बिल्कुल। देखिए, परेशानी अगर आई है तो आप ही ने हल करनी है, कोई दूसरा आपको, देखिए दूसरा सिर्फ आपसे पूछ लेगा कि क्या हुआ, वो ना आपकी तकलीफ आपकी होती है। यस, आपको खुद ही देखना है सब कुछ। तो हमें जो है ना, हमें एग्जैक्टली हमें ये सोचना है कि हमें उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है। हम मसले का हल, अगर आप मियाँ बीवी हैं तो दोनों बैठ के उस चीज़ को, मसले का हल निकालिए, और अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो सबसे पहले तो अगर बच्चे बड़े तो आप फैमिली बन के आपस में मशवरा कीजिए। और अगर आप, जैसे कि मैं अपने ऊपर लूँगी, मैं एक सिंगल पेरेंट मदर रही हूँ और मैंने अपने फ़ैसले बड़े आराम से सोचती थी मैं कि अब आगे करना क्या है। अच्छा, पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे तो आपकी सोचें, आप पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएंगे। पॉजिटिव सोच के आप उसको कर गुजरिए। अगर आपके दिमाग में करता, आप दूसरे से मशवरा करेंगे तो 10 लोग आपको 10 मशवरे देंगे। फिर बंदा और कंफ्यूज हो जाता है, इसकी सुने या उसकी सुने। एग्जैक्टली। तो हमें अपना फैसला, अगर उस अल्लाह पे, सबसे पहली चीज़ अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अल्लाह, आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की, तो अल्लाह से सोचिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, अपने लिए सोच रहा हूँ, और अपना फैसला खुद करें। अल्लाह पाक हमने ये आपके हवाले कर दिया। बिल्कुल, अल्लाह पे तवक्कल कर फिर उसके बाद जो अगर आपके साथ होता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए कि इसमें कोई आपकी भलाई है। अगर आप पॉजिटिव रह के सोचेंगे ना तो कभी आपके साथ गलत नहीं होगा, ये सोचिए। और अगर कुछ होता भी है तो उसमें भी ये सोचिए कि इसमें हमारे लिए कोई ना कोई भलाई होगी, कि अगर बेहतरी है कि ये नहीं हो सका। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ब्रेक का वक्त आ चुका है। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आके मज़ीद हमारे पास कुछ सवाल है वो हुमैरा से भी करेंगे और इनसे भी करेंगे, हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं। अच्छा, अब मुझे आपसे पूछना है
कि एक वर्किंग लेडी को अपने बच्चों की केयर करने के लिए क्या करना चाहिए हमारा? आप वर्किंग लेडी जब एक तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चों को तो वो नर्सरी में डाल देते हैं या स्कूलिंग है छोटी, क्योंकि स्टार्ट में जो स्कूलिंग है। जब मेरे बच्चे थे तो मैंने जब अपना वर्किंग कैरियर स्टार्ट किया था तो बच्चे कोई 6 क्लास में था, कोई आपका वर्किंग कैरियर क्या था? आपा आई एम अ हर्बल एक्सपर्ट और मेरी अपनी फर्म है गज़ाली हर्बल के नाम से, जिसको मैं रन करती हूँ सिंस 2004। लेकिन बड़ी मेहनत करने के बाद में आई। मैं ब्यूटी एक्सपर्ट भी हूँ। और कौन सी एक्सपर्ट? ब्यूटी एक्सपर्ट। एंड मैंने सारी डिग्रीज़ जो हैं वो दुबई में रह के की। मैंने जो मेहनत की है वो दुबई में रह कर ही की है। देन आई केम बैक इन 2006। दुबई से मैं यहाँ पर आई और फिर यहाँ आके मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मैं ये बताती चलूँ कि मैं किस तरह मैनेज करती थी बच्चों के लिए। एक तो ये होता है कि जी आपने, क्योंकि मैं अपने सारे काम खुद करती थी। आपको पता बाहर रहने वाले जो होते हैं वो सारे काम खुद ही कर रहे होते हैं। कोई यहाँ रहने वाले भी जिनको अपनी आदत होती है, बिल्कुल ऐसा ही वो है, किसी पे ट्रस्ट नहीं मैं नहीं करती थी। मेड भी मेरी मैंने अभी थोड़ा अर्से पहले रखी है, वरना मैं सारे काम करने की आदी थी। घर में सारे काम मैं खुद करती थी। मैंने जिस तरह करती थी कि जब मॉर्निंग मेरा जो टाइम होता था, मैं मीडिया से भी मुंसलिक रही हूँ सिंस 2007 से मैं मीडिया से मुंसलिक रही हूँ। तो मुझे ये होता था कि बच्चे जब स्कूल से आएँ तो उन्हें खाना प्रॉपर तैयार मिले। बच्चे को मैंने इस तरह ट्रेन कर दिया था कि बेटा खाना ये है, रोटी ये रखी हुई है, आपने माइक्रोवेव में बस गर्म करना है और खाना है। बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है बेसिकली। अपने बच्चों को, जब वर्किंग वुमेन्स होती हैं तो वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं कि उन्होंने, अब माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चों को खाना पकाना प्रॉपर आता है। अब बेटे हैं माशाल्लाह, मैंने उन्हें हर काम सिखाया है, चाहे बेटा हो बेटी हो। मैं कहती हूँ काम प्रॉपर दोनों को सिखाए, ताकि वक्त पड़ने पर कभी भी कोई भी कुछ कर सकता है। तो मैंने उनको हर काम सिखाया और कहा गरम करके खाना। उस वक्त से लेकर आज तक मैंने कभी अपने बच्चों का नाश्ता बना के, या कहते हैं ना बच्चों को मम्मी डैडी बच्चे बना के रखना, कभी मैंने लुक़मे बना के नहीं दिया। मैंने कहा अपने काम खुद करने के आदी रहो। तो शुरू से ट्रेनिंग दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उनकी बीवियों के लिए कितनी आसानी माशाल्लाह। मेरा बच्चा बीवी है, उसकी नाश्ता खुद बनाता है। बहू जिस दिन मेरे घर में आई थी, मैंने कहा तुम्हें नाश्ते की टेंशन नहीं है, बेटा बना लेगा। आराम से तुम रहो, सुकून से उठो। वो भी वर्किंग लेडी है माशाल्लाह, वो भी MBA की हुई है, वो भी जॉब करती है। तो सभी हम घर में जॉब करने वाले लोग हैं। तो माशाल्लाह हमारे घर का माहौल ऐसा है कि जैसा है बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है। आप जॉब करें, घर आएँ, सबको काम करने की है कि जिसकी ज़रूरत है वो कर ले। जितने जबकि हाथ पैर चलते हैं तो काम करते रहें। बच्चों को हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आप काम करने के आदी रहें, अपने हर काम करने के। तो मैंने बच्चों को ट्रेन किया। ट्रेनिंग में ये था कि खाना कब खाना है, बच्चों ने स्कूलिंग कब जाना है, ट्यूशन कब जाना है। अगर मैं ऑफ़िस में भी होती थी तो बच्चों के पास एक फ़ोन मौजूद होता था घर में, जो बच्चे साथ रखते थे, तो उस पर मैं फ़ोन पे रहती थी। अब खाना खा लिया, अब तुम्हारा ये वाला टाइम है, अब आपने उठना है, अब सोना है। तो ये टाइमिंग में मैं टाइम मैनेज करना पड़ते थे। बच्चों को मैं इस तरह लेके चली। प्लस ये कि बच्चों की दादी जब तक हयात थी तो दादी के साथ बच्चे होते थे, और मैंने कभी मना नहीं किया कि मेरे इन लॉज अगर बच्चों को कुछ कह रहे हैं तो मैं बुरा मनाऊं, कभी भी नहीं। अच्छी बात हमेशा बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। और अगर कोई बात आपको इन लॉज की बुरी भी लगती है तो बच्चों के सामने कभी ना उन्हें टोकें। आप बच्चों के सामने, चाहे बाप कह रहा है या इन लॉज कह रहे हैं, आप पीछे से उन्हें कह दीजिए कि ये बात मुझे सही नहीं लगी, आप इस तरह करके चलें। बच्चे क्या होता है फिर इन्हीं चीज़ों में, चाहे वो आप बच्चों को किसी भी बड़े के सामने ना मना करें कि आपने ऐसा क्यों किया, बच्चा फिर वो सीखता है, वो फिर शय पे आ जाता है बच्चा। तो शय ना दें बच्चों को। बिल्कुल सही बात है। एंड वी शुड लर्न टू हैव ट्रस्ट ऑन आवर इन-लॉज। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल इन-लॉज पे भरोसा करना चाहिए। और मैं इन लॉज की बात आज बताऊं कि मेरी बहू अपने माँ बाप से इतना फ्रैंक नहीं है जितना वो मुझसे है। मेरी दोस्तों की तरह रहती है वो उनकी अम्मा को यही शिकायत है कि ये मुझसे नहीं, अब आपसे इतनी अटैच हो गई है। तो फ्रेंडली रहें। बहू या सास कोई हवा नहीं होती कि कोई आपको आके खा जाएगी। लड़कियों को समझना चाहिए। बिल्कुल। आपके जो मसले होते हैं जो आप करवाती हैं शादियाँ, तो उसमें आप बच्चियाँ एडजस्ट होती हैं, मतलब या ज़रा सा उनको टाइम लगता है, या मतलब क्या? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कुछ लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं। तो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने शादियां कराई हैं, माशाल्लाह सब सक्सेसफुल हैं। बहुत से कपल्स के तो माशाल्लाह किड्स भी हो गए हैं, तो इन टच रहते हैं और माशाल्लाह एडजस्ट हो जाते हैं। थोड़ी बहुत काउंसलिंग हमें भी करनी पड़ती है, सिर्फ बच्चियों की नहीं, पेरेंट्स की भी करनी बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो घर ज़ाहिर है खराब बच्चियों का माई करते बिल्कुल 100%। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो नहीं जायज़ होती, मतलब वो हर चीज़ परफेक्ट मांग रही होती हैं, मतलब लड़का एरिया भी अच्छा हो तो इनकम भी अच्छी हो तो लुक्स भी, तो हर चीज़ देखिए और ब्रांडेड हो, दे वांट एवरीथिंग ब्रांडेड। वही ना, नो वन इज़ परफेक्ट, तो आप परफेक्ट मांगते हो, वो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, और ये ज़ाहिर लाइफ है, आपको बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, फिर आप जाके सेटल होते हो, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। लेकिन आपके ख्याल से लव मैरिज कामयाब होती है या अरेंज्ड? ये तो मैं कहूँगी नसीब। हाँ। बहुत सी लव हमने वैसे भी देखी हैं, अनसक्सेसफुल देखी हैं, और अरेंज मैरिज को बहुत सक्सेसफुल देखा है, तो बस नसीब होता है। और आजकल थोड़ी बस वही बात है कि बर्दाश्त दोनों में होनी, सिर्फ लड़कियों में नहीं कहती, लड़कों में भी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही हैं, लड़कों में भी और लड़कियों में, दोनों में बर्दाश्त होनी चाहिए। एक दूसरे को, अगर एक को गुस्सा आए तो एक खामोश हो जाए, ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, फिर चलती है लाइफ। सही बात है। अच्छा जी, और हमारा आप मुझे बताओ कि जो हम अपनी कहते हैं ना कि हम अपने ससुराल वालों पे हम बच्चों को छोड़ जाते हैं, तो मतलब हमारे ससुराल वाले को हमको ट्रस्ट 100% करना चाहिए जब भी एक माँ छोड़ती है। मैं समझती हूँ सासों को भी, नंदों को भी अपने नेफ्यू, अपने बच्चों का, बेटे के, बहू के बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, ट्रस्ट जब डेवलप होता है, जब दोनों तरफ से होता है, जब सासें या घर में इन लॉज होते हैं ना, वो बच्चों की टेक केयर आपके सामने करेंगे आपके बच्चे की, तब उनका ट्रस्ट डेवलप होगा। जब अगर आप टेक केयर ही नहीं करेंगे, सास जो है वो अपने कमरे में बंद करके रहेगी और बच्चों को नहीं देखेगी, छोटे बच्चों को जो संभालने का टाइम होता है, फिर बहू के दिमाग में ये होता है कि मेरे बच्चों को तो ये संभालते ही नहीं, तो मैं इनको कैसे छोड़ के जाऊँ इनके हवाले। तो आपका ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा पहले आपको उनके सामने, तभी वो आपके ऊपर छोड़ के जाएंगे अपने बच्चे को। और मैं समझती हूँ कि हमारे ज़माने में तो हमने देखा था कि नानी दादियाँ जो होती हैं वो बच्चों को संभालती भी थी, रखती भी थी। आजकल मैंने ज़्यादातर देखा है कि ननियाल का झुकाव ज़्यादा हो गया है कि ननियाल वाले संभाल लेंगे, ददियाल वाले नहीं संभालेंगे। तो ननियाल हो या ददियाल हो, दोनों को बराबर ही ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए। ननियाल का तो होता ही है, लेकिन ददियाल में ज़्यादातर मैं कहूँगी सासों को कि अपना ट्रस्ट खुद डेवलप करें, बच्चों को प्यार दें। आपके जो बच्चे का बच्चा है वो, मैं कहती हूँ असल से सूद प्यारा होता है, ये हमारे बड़े कहते थे हमें। तो वो ऑटोमेटिकली औलाद आपको अपने बेटे के या बेटी के बच्चों पे ऑटोमेटिकली प्यार आता है, कैसे नहीं आता? बिल्कुल आता है। लेकिन मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ भी ऐसे देखी हैं कि जो बच्चों को नहीं टेक केयर करते, नहीं ध्यान में, वो कहते हैं बहू ने ही बच्चे को भी संभालना है, किचन भी उसने ही संभालना है, घर भी उसने देखना है। तो जब आप देखें कि आपकी एक मेरे नज़र में बहुत सारी ऐसी वर्किंग बच्चियाँ भी हैं जो कि बच्चे को भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। तो जब आपके हाथ पैर चल रहे हैं ना, मैं कहती हूँ, तो आप थोड़ा सा अगर बच्चे की टेक केयर कर लेंगे तो उसका बर्डन कम होगा। तो रात में सोते सोते थक जाती हैं बच्चियाँ, फिर तो फिर बच्चियों का क्या, वो दिमाग भी नहीं चलता, फिर वो क्या होता है, वो बच्चियाँ चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनका दिमाग नहीं। इसलिए जब हम कह रहे हैं ना कि सब्र और पेशेंस, तो सब्र और पेशेंस उसमें कहाँ से आएगा जब आप उसको सपोर्ट ही नहीं करोगे। और आजकल के दौर में मैं कहती हूँ बड़ों को ही थोड़ा सा पोलाइट होके, क्योंकि जो आजकल का दौर चल रहा है, बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड है ना हम लोग, तो हम क्यों ना उन बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं जैसे कहती हूँ कि गैजेट्स का इस्तेमाल छोटे बच्चे पे ना करें, उसके लिए माँओं को ही थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, माँओं को ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो बड़े जो एक्सपीरियंस गैजेट्स, जो मोबाइल्स वगैरह हमारे, वेरी बैड, तो हम उस मोबाइल को बच्चों से दूर रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार है ना, कि हम राइम्स खुद पढ़ें, हम बच्चों को लोरियां सुनाएं। हम अपने ज़माने में बच्चों को सुनाते थे, हम पोएम्स याद करते थे, वो खाना खिलाते हुए हम पढ़ते थे पोएम्स। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उनको डाइनिंग चेयर पे बिठाते हैं और वो मोबाइल दे देते हैं, इजी पड़ गया। लेकिन ये सोचें कि उससे बच्चे का जहन नहीं चल रहा, आपका जहन बच्चे का नहीं चलता, फिर वो पढ़ाई की तरफ थोड़े से बच्चे जो हैं वो डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। तो अपने बच्चों को इस तरह, मैंने अपने बच्चों को क्लास 10 से पहले मोबाइल नहीं दिया था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। श्री आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं?
जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं मिसेस खालिद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी आज का आपका जो टॉपिक है ना, तो मुझे मजबूर हो गई कि मैं आपको करूँ कॉल, और लकीली मेरी कॉल मिल भी गई। तो आपको मैं ये शेयर करूँगी कि मैंने 3 साल पहले अपने बच्चे की शादी की, तो वो अभी पढ़ ही रहा था। लेकिन ये है कि उनका जब बेबी हुआ तो वो यूएस में है, तो वो दोनों 6 हफ्ते का मेरे पास छोड़ के गए। टिल देन 9 मंथ्स उसको मैंने अपने पास रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्योंकि उधर थोड़ा सा उनको डे केयर में जगह नहीं मिल रही थी, वो तो थोड़ा सा वो कोरोना का था, तो उधर उन्होंने कम बच्चे रखे थे, उनको सीट नहीं मिली। वो मेरे पास छोड़ के गए, और फिर वो लेके गए उसको दोबारा फिर 4 मंथ्स के लिए मेरे पास छोड़ा। फिर उसको मैंने इधर डे केयर में डाला थोड़े अरसे के लिए। जब वो मजबूर होते हैं मेरे पास छोड़ जाते हैं। और उस बच्चे का इतना स्ट्रांग बॉन्ड है मेरे साथ कि वो रोता है जब इधर से जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहती हूँ कि जो दिल के रिश्ते होते हैं, आपका दिल में मोहब्बत, और अल्लाह ने शायद खातून के दिल में इतनी मोहब्बत रखी है, और वो नजर आती है जब आप दिल से करते हैं। तो ये नानी दादी की डिफ्रेंशिएट करना ना, ये सही बात नहीं है। माँ जो होती है वो माँ ही होती है, चाहे वो नानी हो दादी हो। और अब देखिए, मैं उसकी ग्रैंड माम हूँ, लेकिन वो बच्ची, और मैं कहती हूँ मेरे बच्चों ने मेरे पे ट्रस्ट किया, उनका भी ट्रस्ट था तो मेरे पास छोड़ा उन्होंने। एग्जैक्टली जी। तो ये है कि दुनिया में हर चीज़, लेकिन थोड़ा सा मैं एक बात आपको शायद मुझे करनी चाहिए नहीं, लेकिन मैं आजकल की बच्चियों को, कि बच्चों के दिमाग में सिर्फ ननियाल को ना डालें, पॉजिटिविटी सदियाल की भी डालें, कि फुफियाँ बुरी नहीं होती और ना दादियाँ बुरी बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मिसेस खालिद, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हमारा कुकिंग सेगमेंट है, और आज मैं वर्किंग वुमेंस के लिए बहुत ही मज़े का बनाऊंगी यखनी पुलाव। ठीक है जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स कुकिंग सेगमेंट। आज वर्किंग वुमेन का हमारा 3rd डे है, और ये जो मैं पोटली यखनी पुलाव बना रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि वर्किंग वुमेंस को एक आइडिया हो जाए कि जब आप काम करने जाएं या वीकेंड के दिन गोश्त के 2-3 पैकेज बॉईल करके अपने फ्रीज़र में रख दिया करें। उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। ये देखेंगे, मैंने यखनी कल मैंने मटन को बॉईल कर लिया था, ठीक है, और मटन को बॉईल करते वक्त इसमें मैंने एक पोटली बना के डाली थी। अब इस पोटली में मैंने क्या क्या डाला था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस पोटली में मैंने डाली थी प्याज, ठीक है, काट के, वो तो ऑफकोर्स गल गई है। लहसुन के जवे डाले थे 4, उसके बाद में अदरक का 2 इंच का टुकड़ा डाला था। उसके बाद में सौंफ 1 टेबलस्पून डाली थी, ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, और साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला आपको सब नज़र आ रहा है। बड़ी इलायची है, तेज़ पत्ता है, छोटी इलायची 4 है, सिनेमन का 1 स्टिक है। ये सब कुछ हमने डाल के ये पोटली इसमें डाली, और साथ में थोड़ा सा नमक डाला, और हमने गोश्त को बॉईल कर लिया 4 कप पानी के साथ। 4 कप पानी के साथ इतनी देर बॉईल किया कि गोश्त हमारा गल जाए, और आधी जो उसकी यखनी है 4 कप से 2 कप या 2.5 कप या 1.5 कप बाकी रह जाए, ठीक है। अब ये यखनी पुलाव उसमें बहुत अच्छा बनता है, किसमें? घी में। फिर भी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, आपके पास गोश्त बॉईल होगा, आपकी ज़िंदगी आसान है। आप काम पे से आएंगी 6 बजे, आके चावल भिगाएंगी और फटाफट अपना काम शुरू कर देंगी। आपने घी ले लें या तेल ले लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हमने घी लिया है, और हमें इसमें लाल प्याज डालनी है। कच्ची प्याज हमने बॉईल करने में डाली थी, लाल प्याज हम अभी डाल रहे हैं इसमें आधा कप। साथ में मैं पानी डाल रही हूँ इसलिए कि हमारा पुलाव का कलर ख़राब ना हो। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, ना आसान है ये पुलाव। और हम इसमें डालेंगे दही
हाफ कप, चूल्हा मैंने बंद किया हुआ था ताकि दही हमारी फट ना जाए। अब मैंने दही डाल दी है, दही को मैं भून रही हूँ और चूल्हा भी हमने खोल दिया है। अब इसमें हम गोश्त और स्टॉक डालेंगे, साथ में लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 2 टीस्पून। चावलों का नमक भी तो डालना है ना। अब आप इसमें मटन डाल दीजिए, बॉइल्ड बेहतरीन गला हुआ गोश्त। आपके पास रेसिपी में लिखा है आधा किलो मटन, मैंने आधा किलो नहीं लिया है, मैंने 3 पाव गोश्त लिया। आधा किलो जितना सा होता है। 3 पाव गोश्त पे मैंने चावल लिए हैं आधा किलो, गुड क्वालिटी बासमती राइस। अब इसको मैंने चूल्हे को तेज़ किया है ताकि ये ज़रा सा इसमें उबाल आ जाए। जब इसमें उबाल आएगा तो मैं भीगे हुए चावल डालूँगी और फिर मैं पानी का अंदाज़ा आपको बताऊँगी कि कितना मज़ीद और पानी डलेगा, बिकॉज स्टॉक तो है इसमें, है ना। सारी खुशबू आ गई है हमारे पोटली। जब हमने उसमें से निकाली थी तो अच्छी तरह पोटली को उसी मिक्सचर में गोश्त के साथ हाथ धो के स्क्वीज़ कर लीजिए ताकि सौंफ का मज़ा, धनिए का मज़ा, गरम मसालों का फ्लेवर, अदरक लहसुन चॉप्ड का फ्लेवर सब उसमें आ जाए, प्याज का। देखें अब ये बॉईल हो रहा है, ठीक है ना, बॉईल हो रहा है। मैंने चावलों में से पानी निकाल दिया है। मैंने चावल यहाँ भिगाए हैं आधे घंटे के लिए, शो शुरू होने से 5-7 मिनट पहले भिगाए थे। आधा किलो चावल। पोटली इसलिए बनाती हूँ मैं कि फिर बच्चों के मुंह में या मियाँओं के मुंह में गरम मसाला आता है, अदरक लहसुन आता है, चॉप्ड, उनको मज़ा नहीं आता। पोटली होती है, ये सब फिक जाएगा, सारा फ्लेवर इसमें आ गया, आपने अच्छी तरह स्क्वीज़ कर लिया। अच्छा, पानी इसमें बहुत थोड़ा सा जाएगा, हमारा स्टॉक बराबर है। मेरा ख्याल से मैं ज़्यादा पानी इसमें डालूँगी, हाफ कप। देखें लाल प्याज उसी वक्त हमने पानी डाल दिया था। लाल प्याज डाल के तो हमारा पुलाव का कलर ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ है, वरना वो प्याज जलने की स्मेल आ जाती है, कलर एकदम काला जैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है। इसका कलर माशाल्लाह बहुत खिला खिला रहेगा। बस आधा कप हमने पानी डाल दिया, स्टॉक हमारा काफ़ी था। अब इसको हम 5 मिनट तेज़ पे पकाएंगे कवर करके। फिर मैं इसको बिल्कुल हल्का करके दम पे छोड़ दूँगी फॉर 10 to 12 मिनट्स। इसी के साथ ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक में ही इसको 5 मिनट बाद हल्का करके दम पे छोड़ दूँगी। एक चीज़ का ख्याल रखना है हमारी नई बच्चियों को, जिनकी शादी हो रही है, हो चुकी है, या वर्किंग वुमेन है, प्लीज़ अपनी किचन को साफ रखा करें। ये नहीं कि आप वर्किंग वुमेन है, थक के आई हैं, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, लेकिन आपने खाना पकाया, हर चीज़ वहीं फेंक दी, मसाले वहाँ फेंक दिए, हर चीज़ फीकी पड़ी है। इट्स नॉट राइट। नेक्स्ट आदमी आएगा आपकी किचन में, देखेगा क्या हाल हो रहा है।
ऐसा थोड़ी होता है। अब देखें, अब मेरे किचन में आपको कुछ नज़र आ रहा है, मसाले भी हट गए, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्यों अपनी जान पे आपको बखेड़ा करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पतीली यहाँ मौजूद है, हमने डिश अपना तैयार कर दिया है जिसमें हमें अपना पुलाव निकालना है। पता है, क्लेanलीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हाइजीन एंड क्लेanलीनेस। अभी थोड़ा गीलापन है इसमें, चावल में थोड़ी कमी है। मैं हल्का कर रही हूँ। मज़ीद 10 मिनट के बाद हम इसका डिश आउट करेंगे, ठीक है। मैंने बहुत फास्ट कुकिंग की है। एक दफ़ा आइए रिकैप पे। मैंने मटन लिया है 750 ग्राम। आप इस यखनी पोटली पुलाव को बीफ से भी बना सकते हो, ठीक है। आपने उस पुलाव में गोश्त में, चाहे बीफ हो चाहे मटन हो, आपने 4 से 4.5 कप पानी डाला। एक मलमल का कपड़ा लिया जिसकी बनाई आपने पोटली। उस पोटली में आपको डालना है 4 मीडियम प्याज, 4 टुकड़े करके, बड़ी जल्दी गल जाती है, वो डाला। अदरक 2 इंच का टुकड़ा, लहसुन के 4 या 6 जवे, सौंफ 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, साबुत गरम मसाला जो लिखा हुआ है, काली मिर्चें 6, बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 4, दालचीनी का 1 टुकड़ा और तेज़ पत्ता 1, ये सब डाला। एक चीज़ जो मैंने डाली है, मैं लिखना भूल गई थी, वो है साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, वो मैंने डाला। पोटली को बांध दिया और उस गोश्त में पानी के साथ पोटली डाल दी, ठीक है। नमक डाला मैंने 1 टीस्पून गोश्त के लिए और उसको हमने चढ़ा दिया। इतनी देर पकाया कि गोश्त गल गया, तकरीबन गल गया, और हमारा जो स्टॉक है वो 2 से 2.5 कप बाकी रह जाए। फिर जब वो ठंडा हो गई पोटली, तो मैंने अच्छी तरह से हाथ धो के पोटली को उसी गोश्त में अच्छी तरह निचोड़ दिया ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर उसमें आ गया, धनिया, सौंफ, गरम मसाला, लहसुन, अदरक, सब कुछ, ठीक है। ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब हमने क्या किया, घी या ऑयल आधा कप आप लीजिए, गरम कीजिए, उसमें आपको आधा कप लाल प्याज डालनी है। आपके पास लाल प्याज नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके बारीक स्लाइस करें, उसको काट के डाल के उसको ब्राउन कर लीजिए, लाइट गोल्डन। जब वो ब्राउन हो गई, आपने उसमें 1 टेबलस्पून डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, आधा कप दही फेंट के अच्छी तरह उसको भूना, गोश्त डाल दिया गला हुआ और स्टॉक डाल दिया। जब उसमें उबाल आने लगा तो हमने आधा पौना घंटा पहले बासमती राइस भीगे हुए वो डाल दिए, ठीक है। पानी मैंने देखा, स्टॉक मुझे काफ़ी लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद आधा कप कम पड़ जाए, हाँ, तो मैंने आधा कप और पानी डाला था स्टॉक के साथ। 5 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया। उसके बाद मैंने इसकी आंच हल्की करके दम पे छोड़ दिया। अभी भी ये दम पे है और मेरा ख्याल से हो गया है, ये देखिए हो गया है, ठीक है। इसका चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद और इसको हम डिश आउट करेंगे। खुशबू आ रही है बहुत अच्छी आपा। और आपा आपने मेरी जो है ना भूख भी लग रही है, और दूसरा ये कि मेरी भूख बढ़ा दी और मेरी नानी की याद दिला दी, क्योंकि हम भी इसी स्टाइल से बनाते हैं पुलाव। उनको बहुत पसंद है ये पोटली पुलाव। मैं इस फील्ड में 42 ईयर्स से हूँ। मसाला पे तो मुझे 17 साल हो गए, लेकिन उससे पहले मैं अपने घर पे कुकिंग सिखाती रही हूँ। तो सो मेनी इयर्स, तो वो स्टाइल मेरा वो टीचर वाला है। चावल देखें खिले खिले,
आप भी गोश्त वर्किंग वुमन जो है ना, इस तरह से 2-3 पैकेट जब आपका ताज़ा मटन आता है, बीफ आता है, बॉईल करके रख लीजिए। बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप इससे बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। अगर आपके पास गोश्त तैयार है तो पुलाव बन गया, हरे मसाले का गोश्त आपने बना लिया। चलिए जी, इसको हम टेबल पे लेके जा रहे हैं और आप चलिए रिकैप की तरफ। आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होगा, रात 12 बजे रिपीट होगा, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। यखनी पुलाव अज्जा: मटन आधा किलो, बासमती चावल आधा किलो, प्याज 4 अदद, लहसुन 4 जवे, अदरक आधा इंच का टुकड़ा, सौंफ 1 खाने का चमचा, जीरा आधा खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 6 अदद, काली इलायची 2 अदद, हरी इलायची 4 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज पत्ता 1 अदद, दही आधा कप, घी 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, तली प्याज आधा कप। तरकीब: पहले अदरक लहसुन और प्याज चॉप कर लें। अब मटन पर सौंफ, जीरा, साबित काली मिर्च, काली इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, दही और नमक लगाकर 2 घंटे रख दें। फिर प्रेशर कुकर में मैरिनेट किया हुआ गोश्त और पानी डालकर पकाएं। उसके बाद बाकी बची प्याज डाल दें। अब एक पैन में मटन शामिल करें और उसकी यखनी रख लें। फिर पैन में घी गर्म करके प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च और मटन डालकर 10 मिनट पकाएं। अब इसमें उबले चावल शामिल करके 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें यखनी मिलाकर ढककर पकाएं और तली प्याज के साथ सर्व कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुलाव आपके सामने। फॉर वर्किंग लेडीज़ हमने इजी सी रेसिपी, इजी सी तरीका बता दिया। इंशाअल्लाह आई होप आपको आज का जो हमारा शो था वो अच्छा लगा होगा। बहुत सारी हमने बातें की, वो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी और आपको सब कुछ समझ भी आ गया होगा। अच्छा, और कल जो हमारा वर्किंग वुमेन के हवाले से जो कल का हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही अच्छा है। हेल्थ एंड वेलबींग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट के बारे में हम कल बात करेंगे। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे, मेरी टीम को, मेरी मेहमानों को दीजिए इजाज़त। हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.